नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स के साथ आज से अभी से अपने निवेश का पहला कदम रखिए, क्योंकि योर मनी मौजूद है आपकी मदद करने के लिए। अगर ऑलरेडी ये पहला कदम आप उठा चुके हैं तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये बातें भी योर मनी आपको सिखाता है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं योर मनी में तो फटाफट से फोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो अपनी क्वेरीज आप पहुंचा सकते हैं हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज प्रबलीन से हम समझेंगे ELSS फंड्स के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स व्यूअर्स हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये बाकी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तरह ही रिटर्न देता है, या फिर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं NPS या फिर PPF उनके मुकाबले ये कहाँ प्लेस्ड है। तो ये सब कंफ्यूजन आज प्रबलीन दूर करेंगी। प्रबलीन, पहले तो बताइए ELSS फंड का फंडा है क्या आखिर? नमस्कार दीपाली। ELSS फंड्स एक तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमें इक्विटी यानी कि ग्रोथ एसेट के एक्सपोजर के साथ साथ जो हमारी बेसिक ATC की हम सब डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, उसका बेनिफिट भी देते हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ELSS के वो हो गए जैसे कि EPF हो गया, PPF हो गया, NPS हो गया, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस भी हमें ATC में डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ELSS का मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो कि आपकी टैक्स सेविंग के साथ साथ जो एक तरीके की रकम है जो हर जो वर्किंग बंदा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो कर ही रहा होता है, तो उसके साथ साथ उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए वो मार्केट रिटर्न्स का भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में बेनिफिट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट्स हैं दीपाली जिसको मैं मेंशन करूंगी। नंबर 1 कि एक नॉर्मल इक्विटी फंड के कंपैरिजन में जो ELSS होते हैं वो अपना 80% पैसा हमेशा इक्विटी में लगाते हैं, यानी कि इसका लॉक इन चाहे 3 साल का हो, जब आप पैसा डालते हैं तो आप 3 साल बाद निकाल सकते हैं, पर एक जो होराइजन है वो लंबे समय का ही लेके चलना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे जब भी हम लोग इस एसेट क्लास को ऐड करते हैं तो उसका जो एक ओवरलैप है, अगर किसी का ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके साथ जरूर देखें। और जो ELSS है इसको करने का बेस्ट समय है कि आप अप्रैल में शुरुआत करें और SIP रूट के थ्रू एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बनाएं, और हर साल बेस्ट ELSS फंड का चुनाव करने की कोशिश ना करें। एक बार आपने 1 या 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जो रखे हैं उन्हीं में आप कंटिन्यू रखें। एंड जो इक्विटी का यहाँ बेनिफिट है दीपाली, PPF अगर हम एक करीबन 35 साल का समय लें जो एक वर्किंग व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, PPF की 1.5 लाख की जो सेविंग है वो करीबन हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है उन सालों में। EPF क्योंकि 8.1% देता है, वहां पे हम 2 करोड़ 80 लाख तक जमा कर सकते हैं। NPS में 75% तक इक्विटी जाता है, तो वहां पे करीबन हम 10% का रिटर्न लेके चले तो करीबन हम 4.5 करोड़ जमा कर सकते हैं। और उसी समय में अगर हम एक 12% का भी रिटर्न लेके चले तो ELSS करीबन हमें 7 करोड़ 25 लाख तक का अमाउंट क्रिएट करके दे सकता है, जो पोस्ट टैक्स भी बाकी तीनों की अपेक्षा बेटर साबित होगा। ये इनफैक्ट कंपैरिजन जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जो प्रबलीन ने अभी समझाया भी बहुत ही सरल भाषा में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर ये आपका कंफ्यूजन दूर करने में आपकी मदद करेगा। PPF वर्सेस EPF वर्सेस NPS और वर्सेस ELSS, अगर आप इक्वल राशि लगाते हैं इन चारों इन्वेस्टमेंट टूल्स में तो किसमें कितना रिटर्न आपको मिलेगा वो डिटेल्स जैसे भी प्रबलीन ने समझाई। तो ELSS एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। प्रबलीन, 2 चीजें और, ELSS फंड अगर कोई चुनता है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात, और दूसरा ये टैक्स सेविंग का तो फायदा मिलता ही है, टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट, तो उसके अलावा और क्या बेनिफिट हैं ELSS फंड के?
जी, दीपाली, अगर हम किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को देखें तो वो कहीं ना कहीं उनका ईपीएफ कट रहा होगा, थोड़ा सा जो उनका एम्प्लॉय डिडक्शन होती है। तो अगर हम एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ले लीजिए, सपोज करिए आपका 4-5 हज़ार रुपए ईपीएफ में कटता ही है। उसके अलावा जितना शॉर्टफॉल है आप ईएलएसएस के थ्रू उसका पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लंबे समय की बात करते हैं टैक्स सेविंग को हम यूज कर सकते हैं एज अ टूल जो हमारे लंबे समय में एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकता है। मार्केट्स में बने रहना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ईएलएसएस में ख्याल रखना है। और एसेट एलोकेशन को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जब भी कोई पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक जो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन है, दीपाली, बहुत लोग हैं जो 12,500 की ही एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अभी उनकी क्षमता नहीं है, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर करियर। वहां पे अगर वो एक थोड़ा रकम अपने ईपीएफ में डालें और साथ में अपने ईएलएसएस में डालें, तो मेरे ख्याल से एसेट एलोकेशन को साथ लेते हुए उनके एक लंबे समय का बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। और उनको फिर इसके अलावा दूसरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को शुरू में ही देखने की जरूरत नहीं है। बहुत वैरायटी है ईएलएसएस में ही, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप अप्रोच ये फंड्स रख सकते हैं। तो अपने एक पोर्टफोलियो की एक जिसको बोलेंगे मजबूत शुरुआत ईएलएसएस के थ्रू हो सकती है। पर यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा रखना बहुत जरूरी है। नॉन लीनियर कंपाउंडिंग मिलेगी, लीनियर कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी जैसे हमें पीपीएफ और ईपीएफ में मिलती है। ओके, चलिए तो कुछ फंड्स भी बताइए प्लीज प्रवीण, हमारे व्यूअर्स को जो ईएलएसएस फंड को चुनना चाहते हैं, तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकें। दीपाली, करीबन 39 फंड्स हैं इस कैटेगरी में और इनमें से मेरे ख्याल से 8-10 हैं इनफैक्ट जो बहुत अच्छे हैं, तो 4 थोड़े कम हो जाते हैं, पर जो मुझे लगता है अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स अपने, अगर उनका ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो एक बार जरूर ओवरलैप चेक करके ही इनमें इन्वेस्ट करें। आई थिंक पराग पारेख का टैक्स सेवर अच्छा है, इसने हाल ही में 3 साल अपना कंप्लीट किया है। एज अ फंड हाउस अप्रोच बहुत अच्छी है इनकी। मिराई एसेट का एक काफी पुराना फंड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कैनरा रोबेको हो गया, डीएसपी टैक्स सेवर हो गया, और इन चारों फंड्स का रुझान थोड़ा सा ज्यादा लार्ज कैप की तरफ है। ओके, चलिए तो ये फंड्स के नेम है। अगर आप ईएलएसएस फंड कोई चुनना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी फंड को चुन सकते हैं। पराग पारेख टैक्स सेवर, मिराई एसेट टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर और डीएसपी टैक्स सेवर है। लेकिन चलिए बिना देरी के व्यूअर्स भी हमारे वेट कर रहे हैं अपनी क्वेरीज के साथ। धर्मेंद्र शुक्ला चित्रकूट से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैम। मैडम, जैसे मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और नेक्स्ट 10 ईयर फिर मुझे 1 करोड़ का चाहिए। तो मैं मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ। मुझे फिलहाल अभी कोई ऐसा नहीं मेरे पास खर्चा, तो मैं ये चाहता हूँ कि असल में मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड्स अच्छे मिल जाएं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल के लिए, और कुछ स्टॉक्स अच्छे पता चल जाए तो बढ़िया पोर्टफोलियो मिल जाए। मतलब मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एज जो है 42 ईयर है और मेरे पास मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा जो एनपीएस भी मेरा कटता है और मेरे मतलब जो है 10,000 की आरडी भी चल रही है और 10 लाख का मेरे पास एफडी भी है इस समय। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो 42 इयर्स आपकी एज है, तो अभी आपका जो इनिशियल टारगेट है वो 10 साल में 1 करोड़ पाने का है। चलिए, जो एफडी आपने की है उसको तो आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पे रखिए, उसको तो अपने पास रखिए आप डेफिनेटली। लेकिन प्रबलीन से पूछते हैं, क्योंकि 10 साल में 1 करोड़ के लिए शायद आपको बड़ी एसआईपी करनी पड़े, तो कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी, किन फंड्स के साथ करनी पड़ेगी, वो प्रबलीन बताएंगे। लेकिन प्रबलीन उन्होंने कहा रिस्क नहीं चाहिए और स्टॉक्स, तो स्टॉक्स के बारे में तो माफी चाहेंगे धर्मेंद्र जी। प्रबलीन आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकती हैं, तो वो उनसे पूछ लेंगे हम। लेकिन बिना रिस्क के तो पैसा भी नहीं बनता प्रबलीन, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर रिटर्न्स भी वैसे मिलेंगे, बट जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक बेटर ऑप्शन होता है। तो प्रबलीन कीजिए इनकी मदद, क्या सजेशंस होंगे इनके लिए? जी जी, धर्मेंद्र जी को सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि रिस्क हमेशा जरूरी नहीं